हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी के जो जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन करने वाले हैं रैपिड तरीके से। इसके पहले 1 से 5 तक का जो रिवीजन है वो मैंने करवा दिया है, और बाकी रिवीजन के लिए अगर एमसीक्यू के थ्रू आप करना चाहते हैं तो एमसीक्यू का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका, जिसमें कि जो लेक्चर है, जैसे मान लीजिए 5th लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा तो उसी से रिलेटेड मतलब जितने भी फैक्ट्स लिखे गए हैं उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में बदल करके 100-110 क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ मैंने बना करके टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो अगर आप एमसीक्यू के थ्रू फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उन सबको देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, विथ आंसर और विदाउट आंसर दोनों। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग रिवाइज करते हैं। बाकी उससे पहले टेक्स्ट बुक का यहाँ पर जो है कामयाबी एक्सप्रेस सेल करके यहाँ पे चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो है वो आपको ऐसे तो 700 में मिलता है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड एसकेफे यूज करते हैं तो ये आपको 615 रुपये में आपको मिलेगा। तो बाकी जिनका भी अगर एक्सपायर हो चुका है या फिर अगर आप नया लेने की सोच रहे हैं तो अपना कूपन कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो का क्या क्या बेनिफिट है, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी चलो, जिसका एक्सपायर होगा ले लेना। चलते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की तरफ, और पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है हानिकारक स्थलीय और सौर विकिरण को रोक करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, समताप मंडल जो होता है उसी में आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका ओजोन लेयर वगैरह सब उसी में है, तो समताप मंडल जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वायुमंडल आया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण जो होता है ना, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और ये 5 परत होते हैं इसके। पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप या फिर इसी को आयन मंडल भी कहते हैं, और उसके बाद होता है बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, तो 3 स्टेजेस या 3 स्टेट्स में हुआ है। सबसे पहले क्या था कि जो आदिम या फिर प्रारंभिक वातावरण था, मतलब जो पहले से मौजूद था, वो पहले ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग जो है ऊपर की ओर निकला, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो थे, ठीक है, वो आपका मतलब अंदर से, ज़मीन से अंदर से बाहर निकले, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है सबसे पहले यहाँ पर था, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। उसके बाद जीव जगतों के द्वारा संशोधन करके फलस्वरूप हमारा जो है वायुमंडल जो अभी आप देख रहे हैं वो हमारा है, ठीक है। हालांकि ये उतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि कैसे कैसे बना था। 3 स्टेजेस में यह बना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम जितने भी मंडल से उसको बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, तो जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो आपको इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। और ये जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल्स मतलब कि देखिए, हमारा अर्थ का सरफेस कर्व है इस तरीके से, एंड ऐसे है, तो कहीं कहीं पर क्या है, इसका मोटाई ज़्यादा है, मतलब कहीं कहीं पर जो है ये ज़्यादा फैला हुआ है और कहीं कहीं पर कम है, इस तरीके से है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला है कि ध्रुव पर जो है ये 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर जो है ये 18 किलोमीटर है, यानी कि अगर एवरेज बात करेंगे इसकी मोटाई की तो 13 किलोमीटर तक है, ठीक है, क्षोभ मंडल का। बाकी इसमें गैसें कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और फिर हीलियम है। तो हीलियम का परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप याद करिएगा। सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन का है। आगे क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है, और यही घटने की जो रेट होती है उसको हम लोग चूक दर या फिर लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाइएगा क्षोभ मंडल में आपका टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, और इसी को लैप्स रेट कहते हैं। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है टेम्परेचर में। तो वही 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये था क्षोभ मंडल। अब आते हैं समताप मंडल। थोड़ा इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे सूर्य का पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और यही क्वेश्चन भी हमसे था, ठीक है। तो समताप मंडल यहाँ पर हो जाएगा। और इसका अगर पूछेंगे ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, तो ये आपका 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में आपका होता है, ठीक है। मतलब जैसे समताप मंडल है तो उसमें 30 से 35 किलोमीटर का रेंज होगा, उसमें आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। एंड समताप मंडल की कुल मोटाई की बात करेंगे तो ये 50 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, जैसे देखिए ऊपर क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर घट रहा था, ठीक है, तो समताप मंडल में ऊपर जाने पर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अल्टरनेटिव चलता जाएगा, जैसे बढ़ा है तो घटेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरीके से आपका होगा। तो चलिए ये आपको समझ गया होगा कि समताप मंडल में तापमान ऊपर जाने पर बढ़ेगा, और इसी मंडल में विमान जो एरोप्लेन्स वगैरह होता है वो इसी में उड़ता है। बाकी ओजोन लेयर इसी में रहता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, ठीक है, जिसमें कि जो CFC का जो यूज है उसको कम करना और उसके जगह पर HFC का यूज करना था, ठीक है।
तो ये था, इसलिए यहाँ पर 16 सितंबर को हर एक दिन हम लोग मतलब 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बाकी एक लेयर है, पतला लेयर है। ठीक है, और मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये उसमें पतला होते जा रहा है, उसमें छिद्र बनते जा रहा है, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट आता है अब मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, मध्यमंडल से आकर उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको मेसोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मेसोस्फेयर में क्या होता है, सबसे ठंडी परत है, एक तो कि याद रखना है। एंड इसमें जो भी उल्कापिंड्स आते हैं वो आकर के इसमें मतलब क्या हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। बाकी मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्या क्या। पहले क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर घटेगा, समताप मंडल में ऊपर जाने पर बढ़ेगा, एंड अगेन मध्य मंडल में ऊपर जाने पर घटेगा। ठीक है, अब ताप मंडल आएगा तो ताप मंडल में ऊपर जाने पर फिर से बढ़ जाएगा, मतलब ये अल्टरनेटिव चल रहा है। तो ताप मंडल में याद रखिएगा सबसे गर्म परत है, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, और इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है ये। ठीक है, और इसका जो मोटाई होता है 640 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के आसपास में ये होता है। ठीक है, और ये सबसे गर्म यहाँ पर जो है होता है, याद रखिएगा। बाकी इसके बाद फिर वायुमंडल होता है, तो उतना चीज़ आपको याद रखना, उसमें आपको सोलर सिस्टम मतलब सॉरी जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है वो उसमें काम करते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल में। बाकी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी ढाल ज्वालामुखी का प्रकार है जो बड़ा है, मतलब कई हज़ार किलोमीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन खड़ी नहीं है। ठीक है, और उनका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका किलाउआ ज्वालामुखी, जो कि हवाई में पड़ता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है, मतलब किस टाइप का है, तो ये आपका है, मैं आपको बताऊँ तो मतलब ज्वालामुखी के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिंडस है, कंपोजिट है, सील्ड है, उसके बाद कैल्ट्रा है। ठीक है, तो इसमें जो सील्ड वाला है ना, सील्ड वाला, ठीक है, तो सील्ड का ये एग्जांपल है आपका, जो आपका ये किला हुआ ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसकी जो मतलब चौड़ा ऊंचाई होती है 1000 किलोमीटर से ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा होता है, लेकिन ये खड़ा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो ज्वालामुखी के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसी के अलावा अगर पूछेगा यहाँ से कि जो कंपोजिट ज्वालामुखी जो होता है, ठीक है, सबसे गाढ़ा लावा उसमें निकलता है और सील्ड वाले में कम गाढ़ा निकलता है, और बाकी जो कॉल्ड्रा होता है वो अधिकतम विस्फोटक होते हैं और खुद ब खुद वो फटते रहते हैं, खुद ब खुद कोलैप्स होते रहते हैं। तो ये चार टाइप आपको याद रखना ज्वालामुखी के, सील्ड, कॉल्ड्रा, कंपोजिट और सिंडस। कंपोजिट में सबसे कम गाढ़ा और सील्ड वाले में सबसे सॉरी कंपोजिट वाले में सबसे गाढ़ा, सील्ड वाले में कम गाढ़ा, और कॉल्ड्रा वाले में आपका अधिकतम विस्फोटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं अदर ज्वालामुखी की, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, तो ये कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। और सबसे ऊंचा अगर ज्वालामुखी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओजस डल सलाडो, जो कि चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। बैरन ज्वालामुखी की बात करेंगे तो भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका जो अंडमान है, ठीक है, मिडिल और साउथ अंडमान उसके बीच में ये पड़ता है। और एक है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में पड़ता है, मतलब जो उत्तरी अंडमान है उसके पूर्वी हिस्से में पड़ता है ये। बाकी माउंट कोटोपैक्सी की अगर बात करेंगे तो ये इक्वाडोर में पड़ता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी हवाओं को दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो पश्चिमी हवाएं हैं, जिसको कि वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब बेसिक कोर्स जब पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें तो उसमें थी। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी हवाएं दहाड़ता चालीसा है, तो पश्चिमी हवाएं आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से जो 40 डिग्री जो दक्षिणी पर चलता है, इसको हम लोग 40 जो 40 डिग्री दक्षिणी पर चलता है ना, उसको हम लोग दहाड़ता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी में जो चलता है उसको उग्र पचासा या प्रचंड पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री पे जो चलता है उसको चीखता साठा कहते हैं। ठीक है, और ये साउथ में ही चलता है क्योंकि काफ़ी तेज़ ये विंड चलता है, इसलिए इसको जो है इस तरीके का नाम यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, तो 40, 50, 60 तीनों आपको याद रखना है। 40 डिग्री पे दहाड़ता चालीसा, 50 डिग्री पे अग्र पचासा या फिर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पे चीखता साठा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं, और ये दक्षिण भारत में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भूभाग कम है और हवाओं के बीच बाधाएं कम होती है, इस कारण से ये तेज़ दौड़ती है, मतलब तेज़ चलती है। ठीक है, अब हम आते हैं पवन के ऊपर कि आखिर पवन जो है क्यों बहती है। ठीक है, तो पवन बहती है आपका दाब में अंतर के कारण। ठीक है, दाब में अंतर कैसे होता है, तो देखिए मतलब हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो कहीं पर जो है टेम्परेचर हाई रहेगा, कहीं पर टेम्परेचर लो रहेगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा ना, वहाँ पर आपका जो है लो प्रेशर बनता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। और विंड जो होता है ना वो आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ से विंड बहना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे आपका जो है विंड चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और गर्म हवा जो है हल्की होती है, इस कारण से ये ऊपर उठती है, और ठंडी हवा भारी होने के कारण ये नीचे दबती है। और यही चेंज के कारण जो है प्रेशर में चेंज आता है, और उस कारण से विंड आपका बहता है। ठीक है,
बाकी हवाओं का नाम जो है आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ये बहता है, ठीक है। जैसे कि अगर पूर्व से निकल करके पश्चिम की ओर बह रहा है तो इसको हम लोग पूर्वी हवा कहते हैं, ठीक है, या फिर गांव में पुरवैया बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बह रहा है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये पश्चिम वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये पूर्व से निकल करके बहा, ठीक है। अगर पश्चिम से निकल करके बहेगा पूर्व की ओर तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी हवाएं, ठीक है। तो ये मतलब डायरेक्शन के हिसाब से आपका जो डिसाइड होता है, बाकी याद रखिएगा ये चीज़। अब आते हैं यहाँ पर जो है व्यापारिक हवाओं के बारे में, यानी ट्रेड विंड, ठीक है। ये आपका अस्थाई पवने का मतलब है, ठीक है। दो तरह की पवनें होती है, एक होती है स्थायी पवन और एक होती है स्थानीय पवन। तो अस्थाई पवन का एक टाइप है व्यापारिक हवाएं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी हवाएं। पूर्वी हवाएं भी दो तरह की होती है, एक होती है उष्णकटिबंधीय और एक होती है ध्रुवीय हवाएं। तो उष्णकटिबंधीय आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो अश्व अक्षांश होता है ये 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ को यहाँ पर जो है कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो अर्थ रोटेट करती है तो उसके कारण आपका जो है कोरियोलस फोर्स जनरेट होता है, और उसी कारण से जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है ना वो दाएं तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। इस तरीके से अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कोरियोलस फोर्स के कारण कहाँ पर मूव कर गई है। अगर हम साउथ से बात करेंगे तो साउथ से ये बाएं तरफ घूम गई है, और अगर नॉर्थ से बात करेंगे तो ये दाएं ओर घूम गई है, ठीक है। ये 0 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में जो होती है हवाएं, ठीक है, उत्तरी वाले में उसमें व्यापारिक पवनें बहती हैं। और अगर हम बात करेंगे 10 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी वाले में तो उसमें भी व्यापारिक पवनें बहती हैं। फिर उसके बाद आपका पछुआ पवन होती है जो कि 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बहती है, उत्तरी वाला। और अगर हम बात करेंगे 35 डिग्री से 45 में साउथ में भी आपका पछुआ पवन बहती है। तो ये आपका पवन की बेल्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है 80 से 90 डिग्री के बीच में होती है। फिर एक होती है आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो वायुदाब की पेटियां भी आपको याद करना है कि इसका जो है कौन से मतलब अक्षांश पे ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वाला तो ये आपका 47 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में है, ठीक है। और एक और है आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो 80 से 90 के बीच में, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और व्यापारिक पवनें किसके किसके बीच में होती है, पछुआ पवनें किसके किसके बीच में होती है, और ध्रुवीय पवनें किसके किसके बीच में होती है, तो याद रखिएगा। बाकी ये जो आपका एक ITCZ होता है, ठीक है, जहाँ पर जो नॉर्थ से आते हुई हवाएं हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज जहाँ पर आकर के मिलती है ना वहाँ पर ITCZ बनता है, ठीक है। और ये ITCZ का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब शुरुआत में तो ऐसे ये मतलब जब पोल पे रहता है, ठीक है, मतलब पोल पे भी रह सकता है, मतलब पोल मतलब कि सॉरी इक्वेटर पे रह सकता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पर है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहेगा। जहाँ पर जो है मतलब मिलेगी हवाएं नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज, वहाँ पे आपका ITCZ बनता है, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी एक डोलड्रम होता है जहाँ पर पवनें क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 में तो है ही, लेकिन इसमें भी अगर क्लाउज पूछेगा तो 20 का सेकंड क्लाउज आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। इसमें 3 क्लॉजेज हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। तो अगर 1 में बात करेंगे तो 1 में तो यहाँ पर याद रखना है कि जिस समय जो अपराध किया है, ठीक है, उस समय जो कानून था उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगा। दूसरा था कि आपको एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा, और तीसरा था कि आपको खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ये आर्टिकल नंबर 20 में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कौन सी विशेषता आयरिश संविधान के से उधार ली गई है, तो ये हो जाएगा DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो पहला तो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व याद रखना है। इसके अलावा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन होता है वो भी वहीं से लिया गया है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है वो भी आपका यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखना है कि समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी ब्रिटेन के संविधान से अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि आपका संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, जो रीट में परमाधिकार वाला जो रीट होता है वो, विधायी पर प्रक्रियाएँ, ठीक है, कानून सर्वोपरि, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे के सारे आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया।
वहीं अगर अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का एक पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, राज्याध्यक्ष का चुनाव यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसका इलेक्शन वहीं से लिया गया है, न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। और इसके अलावा बात करेंगे शक्तियों का बंटवारा, जो भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो शक्ति मिला हुआ है उसकी बंटवारा यहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल, ये भी चीज़ आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो याद रखना है ये सोर्सेस, ठीक है, खास करके ब्रिटेन और अमेरिका वाला याद रखना है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आता है। आगे, कौन से राजनीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है? तो बोल रहे यह न्यायोचित नहीं है। मतलब न्यायोचित का मतलब होता है कि मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि ये जो आपका नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे हम लोगों ने देखा था क्या मौलिक अधिकार के बारे में कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, जस्टिसिएबल है। मतलब अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी हो गया या फिर जो मौलिक कर्तव्य हो गया उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। या फिर प्रस्तावना भी हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना भी आपका क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो मतलब वही है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है, जो भी डीपीएसपी है, ठीक है। अब अगर बात आएंगे है डीपीएसपी की तो याद रखिएगा कि ये जो कराची संकल्प से इसका जो उत्पत्ति हुआ था डीपीएसपी की, ये भाग 4 से एसोसिएटेड है, 36 से लेकर के 51 तक ये आता है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। बाकी इसमें कुछ कुछ लोग जो है टिप्पणी किए थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करेंगे तो इन्होंने नवीन विशेषताएं इनको बताया था, ठीक है, और बोला था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन से ये मिलती जुलती है। भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था। बाकी ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि सिद्धांत जो सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे, तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। और केसी वियरे ने कहा था आपका लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, इसको कहा था डीपीएसपी को, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे केटी शाह के बारे में तो इसने चेक का भुगतान बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है, ये बोला था। और बी एन राव ने कहा था कि राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएं हैं, ठीक है। अब डीपीएसपी का वर्गीकरण की हम बात करते हैं, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दे नहीं रखा है, हम लोग खुद ही इसको किए हैं पढ़ने के लिए। तो याद रखिएगा डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया पढ़ने के लिए। एक है सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, और एक है गांधीवादी सिद्धांत, और एक है उदारवादी सिद्धांत। तो जो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत में आपका आर्टिकल नंबर 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आता है। बाकी गांधीवादी में आपका 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 है। और उदारवादी सिद्धांत में अगर बात करेंगे तो 44, 45, 48, 48 से 49 और 50 आता है, ठीक है। तो ये भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, हो सकता है कि इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हालांकि ये नहीं पूछा है कि कौन सा आर्टिकल उससे एसोसिएटेड है, लेकिन ये पूछा है कि कितने टाइप्स के हैं और इसमें से कौन जो है डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं है। तो तीनों आपको याद रहना चाहिए, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवाद और उदारवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7th नंबर। बोला मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो हो जाएगा हर्यक वंश। सबसे पहले जो है यहाँ पर हर्यक वंश आए थे। मगध साम्राज्य आपको पता होगा कि जो 16 जनपद था उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था आपका मगध, तो उसमें सबसे पहले हर्यक वंश आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। हर्यक वंश में सबसे पहले बिम्बिसार थे, ठीक है, जो कि 546 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक रखे थे। उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, ठीक है। किस लिए भेजा था? तो एक शासक था वहाँ पर मतलब कि जो उज्जैन था वहाँ पे शासक थे, ठीक है, जिनका नाम था प्रदोत, ठीक है। तो प्रदोत का यहाँ पर जो है इलाज करने के लिए जो जीवक जो इनका चिकित्सक था उनको भेजा था, जो कि पोलियो से ग्रसित थे, मतलब प्रदोत उनको इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखिएगा। बाकी इसके बाद फिर बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु आते हैं, जो कि अपने ही पिता की मृत्यु करके जो है गद्दी पर बैठते हैं। ये जो लिच्छवी पर विजय प्राप्त करते हैं और कौशल को भी हराते हैं, और वहाँ के जो राजा होते हैं उनके बेटी से विवाह कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक अजातशत्रु ने ही किया है, बाकी पिता बिम्बिसार की हत्या किया था इन्होंने। और यह कौन से मतलब चीज़ों का उपयोग करके जो युद्ध जीता था वैशाली पर? तो जो गुलेल और युद्ध इंजन ना, ठीक है, इस तरीके से जो रहता है उसकी मदद से यहाँ पर जो युद्ध लड़े थे और जीते थे। बाकी उसके बाद फिर उदयन आता है, जो कि राजधानी जो है पहले ये राजगीर हुआ करता था, जो भी पाटलिपुत्रा था उसकी राजधानी राजगीर था, लेकिन इसको जो है पाटलिपुत्रा चेंज किए थे यही उदयन, ठीक है, जो कि अजातशत्रु के फिर बेटे थे, ठीक है। पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम पटना है, याद रखिएगा। अब हर्यक वंश खत्म होने के बाद अब आता है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बारे में याद रखिएगा कि अवंती को हराया था और मगध में विलय कर दिया था। जो भी अवंती एक महाजनपद था उसको मगध में विलय कर दिया था, उस पर जीत के बाद शिशुनाग वंश का ही शासक था, ठीक है। इसके अलावा कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था, ये भी याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति का संरक्षक यहाँ पर अजातशत्रु ने किया था और दूसरा वाला का यहाँ पर ये कालाशोक के बारे में याद रखिएगा। फिर उसके बाद नंद वंश आते हैं, तो महापद्म नंद के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है सबसे पहले शासक हुए, ठीक है, मतलब संस्थापक नंद वंश के यही हुए। बाकी इनको एक शीर्षक मिली हुई थी एक राट की, ठीक है, मतलब होता है साम्राज्य निर्माता।
ठीक है। सभी क्षत्रियों को उखाड़ने वाला ये थे, ठीक है। घनानंद की बात करेंगे तो घनानंद जो है सबसे आखिरी यहाँ पर जो शासक था नंद वंश का, ठीक है। मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर जो था यानी कि सिकंदर, इसके शासनकाल में ही मतलब आक्रमण हुआ था, जो कि पोरस के साथ लड़ते हैं, ठीक है, जिसको कि हिडास्पस का युद्ध कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिकंदर जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद भी यहाँ पर जो भी जीता हुआ क्षेत्र होता है ना, वो वापस लौटा देता है पोरस को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अलेक्जेंडर महान के बारे में याद रखिएगा, जिसको कि सिकंदर भी कहा जाता है। तो कई स्थानों पर ये जीता था, सेना ने आगे युद्ध के लिए जो है मना कर दिया था, इसलिए फिर ये मतलब पीछे हट गया था, ठीक है। झेलम नदी के तट पर है ये, जो भी हिडास्पस है का युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़। बाकी आगे बढ़ते हैं। सांची के महान स्तूप में कंपास के मुख्य बिंदुओं पर फिल इन द ब्लैंक्स प्रवेश द्वार, जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता था, मतलब कितने प्रवेश द्वार है वो बोल रहा है सांची स्तूप जो है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो टोटल यहाँ पर 4 आपका तोरण है। अब देखिए तोरण किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर अब देख रहे हैं ना, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये जो एंट्री गेट होता है ना, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर तोरण। तो 4 यहाँ पर याद रखना है। बाकी स्तूप किस चीज़ को डिनोट करता है, तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को यहाँ पर जो है यानी कि मृत्यु को दर्शाता है गौतम बुद्ध का, जो कि कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। बाकी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी का सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो ये केसरिया हो जाएगा, जो कि बिहार में पड़ता है। धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में पड़ता है, जो कि बेलनाकार है, ठीक है। एक है रामभर स्तूप जो कि कुशीनगर में है यूपी में। सांची स्तूप एमपी में है, और यही सांची स्तूप ही है ये वाला चीज़, ठीक है, जो आप दिख रहे हैं। उसके बाद बोरोबुदुर स्तूप जो कि इंडोनेशिया में है। एक और शांति स्तूप के बारे में याद रखिएगा, जो कि लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में। बाकी इसके बाद अलावा बात करते हैं यहाँ पर कि जो मतलब ये जो सांची स्तूप है, इसमें जो ये अंडा वाला चीज़ देख रहे हैं, जो गोलाकार जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसको अंड बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका ये चलने वाला जो पथ होता है, ठीक है, मतलब प्रदक्षिणा पथ इसको बोलते हैं, तो इसको मेधी भी कहा जाता है। और बाकी ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे ये यहाँ पर हो गया, चाहे फिर यहाँ पर हो गया, तो इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। और तोरण तो मैंने समझा ही दिया, एंट्री गेट होता है। बाकी ये जो आपका ऊपर जो कलश टाइप का होता है टीन, इसको छतरी कहते हैं, और ये जो होता है त्रिरत्न को डिनोट करता है, ठीक है। फिर एक होता है ये हर्मिका, और ये होता है यष्टि, ठीक है। तो सारा आपको चीज़ याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे। आगे 9th नंबर है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो आपका इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका तुगलक डायनेस्टी से संबंधित रखता था, जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था। 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था ये। बाकी इसके अलावा सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिएगा, 1489 से 1517 के बीच में ये रहता है। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखिएगा, 1325 से 1351 तक नहीं रहता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखिएगा कि इनके समकालीन मतलब यात्री कौन थे, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था, और अपनी पुस्तक रिहला लिखा था, जिसमें कि इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी कि ये जो है आपका मूर्ख क्या था, मतलब अ, तेज मूर्ख, मतलब ये ऐसे कुछ करके था कि मतलब दिमाग तो है लेकिन ये मूर्ख है, ठीक है, ये चीज़ था। बाकी उसके शासनकाल के दौरान लेखक कौन कौन थे, तो जियादीन बर्नी याद रखना है, उन्होंने क्या क्या लिखी थी, तो तारीख फिरोज शाही लिखी थी, और फतवाह जहांदीरी लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर रखा था, जिसमें शामिल था, जैसे कि उसमें कोई कोई ऐसे जो लोग थे, जैसे कि अजीज और खुमार जो कि एक शराब निर्माता था, तो उसको यहाँ पर जो है हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखा था। फिरोज हज्जाम जो कि एक नाई था, मनक तबक जो कि एक रसोइया था, लाड़ा एंड पीड़ा जो कि 2 माली थे, तो इनको जो है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखा था, ठीक है। तो इस कारण से इसको जो है सबसे बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था, जो कि जो रिहला पुस्तक है ना, ठीक है, उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी इसने दोआब में कराधान लगाया था 1326 ईस्वी में, ठीक है। राजधानी स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, या देवगिरी 1327 ईस्वी में, और सबसे बड़ा साम्राज्य था ये इसके समय में, ठीक है। उन्होंने खुरासान अभियान 1329 का प्रस्ताव रखा, और कराची अभियान भी किया था 1330 में, लेकिन दोनों ही यहाँ पर असफल रहा था। टोकन मुद्रा भी चलाई थी, जो कि ये भी आपका फेल हो गया था, 1329 में चलाया था, ठीक है। उच्च मुद्रा वाली ये कांस्य मुद्रा थी। बाकी इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखिएगा कि 1517 से 1526 तक रहे थे, मतलब और बाबर के साथ जो पानीपत की लड़ाई होती है 1526, और उनके बाद से फिर इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, और लोदी वंश ही ख़त्म हो जाता है, और जो दिल्ली सल्तनत है वो हट जाता है, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य आ जाता है, ठीक है। तो बाकी इनवाइट कौन किया था, तो दौलत खान ने इनवाइट किया था बाबर को युद्ध करने के लिए।
बाकी आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन और भी अलग अलग है, जैसे कि दीवान वजारत की बात करेंगे तो ये आपका एक वित्त विभाग था। दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग जो कि बलबन ने स्टैब्लिश कर रखा था। दीवान इंसा जो कि एक पत्राचार विभाग था। दीवान रियसालत जो कि अपील विभाग था, ठीक है। और दीवान मुस्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टैब्लिश किया था, ये एक आपका बकाया विभाग था। दीवान रियासत जो कि वाणिज्य विभाग था। दीवान कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये कृषि विभाग था। इसके अलावा दीवान बंदगान दासों का विभाग था। दीवान खैरात आपका दान विभाग था। और दीवान इश्तियाक जो था वो आपका पेंशन विभाग था, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग केंद्रीय प्रशासन है जिसको कि आपको याद करना है, और ये हर एक मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसी में से आपका पूछेगा। आगे, किस विजयनगर शासक ने अपने बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमानी से किया था? तो ये हो जाएगा आपका देवराय प्रथम जो कि आपका विजयनगर अंपायर था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है गुलबर्गा की जो राजधानी थी, ठीक है, वो आपका बीदर शिफ्ट किया गया था। तो कौन किया था? तो ये किया था अहमद शाह प्रथम या फिर अहमद वाली शाह ने, ठीक है। और जालिम की उपाधि किसको दे मिल रखा था? तो हुमायूं शाह को मिल रखा था। और इसने जो मलिकुत तुज्जर की उपाधि दे रखी थी, किसको दे रखा था? महमूद गवन को, यानी कि हुमायूं शाह को जो है जालिम की उपाधि थी, और हुमायूं शाह ने जो है महमूद गवन को यहाँ पर एक उपाधि दे रखा था मलिकुत तुज्जर की, ठीक है। बाकी गवर्नर जो था उस समय, ठीक है, उसको तरफदार कहा जाता था, ये याद रखिएगा। बाकी यात्री कौन कौन आए थे? तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। जैसे इवन बतूता की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा तो ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, ठीक है, लेकिन उसी के समकालीन यहाँ पर था हरियर और बुक्का, ठीक है। तो हरियर और बुक्का भी आपको याद रखना है। डुआर्टे, बड़बोसा, डोमिंगो पीस, ये आपका केडीआर यानी कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कि आपका कौन से वंश से संबंधित रखता है? सुलुव, तुलुव या कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका तुलुव, ठीक है, तुलुव डायनेस्टी। बाकी इसके अलावा निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के शासनकाल में, और फर्नाउन उन्नीस जो आपका अच्युत देवराय के शासनकाल में यहाँ पर आया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है, ठीक है, चाहे स्वेच्छा से या फिर अनैच्छिक रूप से, और दूसरी नौकरी नहीं ढूंढता, तो उसे कौन सी मतलब किस चीज़ से गुजरते हुए देखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी वही होता है कि मतलब आपके पास नौकरी है लेकिन आप बेहतर की तलाश में जो है उस नौकरी को छोड़ रहे हैं। तो नौकरी छोड़ने और नई नौकरी पकड़ने के बीच का जो समय होता है ना, उसको हम लोग घर्षण बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। बाकी एक चीज़ याद रखना है कि जो मुद्रास्फीति होता है, यानी कि महंगाई जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेरोजगारी के, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी कमेगा। तो ये फिलिप वक्र के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया था, जो कि फिलिप नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये चीज़ दिया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो फिलिप वक्र होता है ना, वो आपका गलत भी हो जाता है, तो हम उसको देखेंगे। लेकिन ये आप देख लीजिए, ये कर्व होता है इस तरीके से, डाउनवर्ड कर्व बनता है ये जो फिलिप कर्व होता है, ठीक है, जो किस चीज़ को डिनोट करता है? तो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है, और ये दोनों एक दूसरे में रेसिप्रोकल मतलब विपरीत होता है, ठीक है। एक होता है स्टैग्फ्लेशन, ठीक है, इसी केस में क्या होता है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ जाता है और बेरोजगारी भी बढ़ जाता है। तो इस समय जो फिलिप वक्र होता है वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका स्फीतिजनक मंदी होती है उस दौरान जो फिलिप वक्र होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति भी बढ़ जाता है, बेरोजगारी भी बढ़ जाता है। बाकी बेरोजगारी के कितने टाइप्स हैं? तो 5 टाइप है मुख्य रूप से। एक है संरचनात्मक बेरोजगारी, तो मतलब कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं का बेमेल होता है, मतलब जिस नौकरी के लिए जो स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपको ये संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, अभी किसान के पास जो है मतलब किसान पहले क्या करते थे? खुद हाथों से काम करते थे, लेकिन अब नई नई मशीन आ गई है जिसके कारण से किसानों की जो नौकरी है कह सकते हैं कि छिन गई है एक तरीके से, ठीक है। और शिक्षित बेरोजगारी भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि डिग्री होते हुए भी आप जो बेरोजगार होते हैं तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। बाकी एक होता है घटात्मक बेरोजगारी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि खेत में काम करने के लिए ज़रूरत है 4 लोग की, ठीक है, लेकिन इसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम तो उतना ही हो रहा है, ठीक है। और 6 लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग काम में ज़रूर है, लेकिन वास्तव में आउटपुट उतना नहीं निकल रहा है। तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये होता है जो अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। बाकी चक्रीय बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो मंदी होती है, ठीक है, या उतार चढ़ाव होती है, उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कि अभी मंदी है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर सारा चीज़ सही हुआ तो फिर बेरोजगारी मतलब ख़त्म होगा हल्का फुल्का, फिर से मंदी आ जाएगा तो फिर से कम जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी यानी उतार चढ़ाव के कारण आता है। बाकी मौसमी बेरोजगारी तो समझ में आ ही रहा है, ये सीजनल होता है। जैसे मतलब कि कोई कोई सीजन में मांग होता है, जैसे अगर मान लीजिए पटाखा कोई बना रहा है तो पटाखा दीपावली की जो अवसर होगा, ठीक है, उसी पे बिकेगा, फिर उसके बाद तो वो बेरोजगार हो जाएगा। तो इस टाइप के बेरोजगारी को जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा।
12th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एनआई की गणना करने वाला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया, सही है। एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक जो प्रयास है पीसी मानलोविस द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित कर दिया था, ये नहीं है, ठीक है, कोई बांट नहीं गया था। एनआई यानी कि नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का उपयोग डॉक्टर वीके आर वीराव द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। तो डी नंबर गलती है, सॉरी सी नंबर गलती, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसमें कि इन्होंने धन निकासी सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। बाकी दादा भाई नौरोजी ने और क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो एक गरीबी रेखा, ठीक है, ब्रिटिश संसद के सांसद बनने वाले एक प्रथम व्यक्ति थे, रस्त गुफार पत्रिका इन्होंने जारी किया था जो कि पारसी कम्युनिटी के लिए था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ओल्डेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं ये, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में, उसके ये सदस्य थे, रहनुमाई मजदयान सभा की भी ये मतलब एक मेंबर थे, ठीक है। 1851 में इसकी स्थापना होती है जिसमें कि नौरोजी फुरदौसी, दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दो सभा और बाकी जो पत्रिका इन्होंने जारी किया था, ठीक है, ओल्ड मैन कहा जाता है, गरीबी रेखा का इन्होंने दिया था, और ये ब्रिटिश संसद में सांसद बनने थे एक, ठीक है, पहले भारतीय थे ये एक। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक का प्रकार है, सॉरी, तो रक्त है जो कि तरल संयोजी उत्तक कहलाता है, हड्डी भी है, लिगामेंट भी है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संयोजी उत्तक होता क्या है, तो शरीर के विभिन्न अंगों को ये जोड़ता है, शरीर की गतिविधियों से अंग को विस्थापित होने से ये रोकता है, सामग्री को बांधने, सहारा देने और पैक करने में जैसे सहायता करते हैं, और कोशिकाएं शिथिल दूरी पर होती है, कोशिका एक अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है, मैट्रिक्स जो होता है वो जेली, तरल या फिर सघन या फिर कठोर हो सकती है। अगर हम बात करते हैं संयोजी उत्तर के टाइप की, तो ये हो जाएगा आपका दो तरह का होता है, एक होता है एरियोलर, ठीक है, एरियोलर में भी दो तरह का होता है, एक होता है ढीली और एक होता है सघन, और फिर सघन में दो तरह का होता है, एक होता है इसमें आता है स्नायु और कंडर यानी कि लिगामेंट्स और टेंडन्स। अगर हम बात करते हैं एरियोलर संयोजी उत्तक की, ठीक है, एक होता है यहाँ पर दूसरा टाइप आता होता है संयोजी उत्तक का जो कि होता है वसा संयोजी उत्तक, जो कि फैट को स्टोर करके रखता है। फैट मतलब कि जो आप मोटे व्यक्ति को जो देखते होंगे ना, तो उसमें जो चमड़ी होता है, ठीक है, उसकी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें फैट स्टोर्ड है, तो उसमें ये आपको देखने को मिलता है, वसा संयोजी उत्तक उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। एरियोलर संयोजी उत्तक की बात करेंगे तो इसमें जो पहला होता है ढीला संयोजी उत्तक, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो कोशिका प्लस में मैट्रिक जैसी ढीला जेल इसमें होती है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है एरियोलर वाला, तो ये आपको देखने को मिलेगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच, मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि त्वचा के नीचे ही आपको देखने को मिलता है। रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास देखने को मिलता है, बोन मैरो में देखने को मिलेगा, अस्थि मज्जा में, अंगों के अंदर स्थान भरने में, आंतरिक अंगों को सहारा देने में और ऊतकों की मरम्मत में ये मदद करता है, जो भी आपका ढीला वाला है, ठीक है। और बाकी जो सघन वाला है इसमें दो चीज़ें आती है, कंडरा और एक होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट ना, तो टेंडन की अगर बात करेंगे तो ये आपका रेशेदार उत्तक होता है और अधिक मजबूत होता है, सीमित लचीलापन होता है, मांसपेशियों को हड्डी से ये जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो टेंडन होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि एमटीबी करके याद रखिएगा कि मसल टू बोन, ठीक है। और इसी में एक होता है लिगामेंट, तो लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों सघन का एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी उपास्थि क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, व्यापक दूरी वाली कोशिका होती है, व्यापक मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा होती है, मैट्रिक्स थोड़ा लचीदार होती है यानी कि इलास्टिक होता है, ठीक है। कंडरा में देखिए होता जरूर है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका उपास्थि होता है वो पूरा लचीदार होता है, ठीक है। उपास्थि लचीली होती है, जैसे कि आपका ईयर पिन्ना जो देख रहे हैं, मतलब कान के हिस्से में हड्डी जरूर है लेकिन वो मुड़ता है, ठीक है, आप देखते होंगे। नोज टिप हो गया, उसके बाद ट्रैकिया हो गया, स्वर यंत्र हो गया, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी हमारा उपास्थि है। बाकी जोड़ों पर हड्डी की सतहों को चिकनी करती है, ये भी चीज़ इसका काम है, और शरीर के अंगों को सहारा और लचीला प्रदान करता है। आगे है कौन से उपधातु हैं, तो उपधातु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग का हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ठीक है। उपधातु होता क्या है, तो ये तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं। 7 प्रमुख उपधातु याद रखना है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और रोलोनियम, ठीक है। तो ये सातों आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। बाकी अम्लगम क्या होता है, तो अम्लगम होता है जब मरकरी के साथ कोई अन्य धातु मिक्स होती है तो उसको अम्ल गम के नाम से जानते हैं, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं। आगे है 15 नंबर, पखवाज अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका ओडिसी जो नृत्य है, जो कि उड़ीसा के एक शास्त्रीय नृत्य है, उसमें किया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें जो है गोटी पुआ होता है, ठीक है, ये जल को दर्शाता है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, तो मंगल चरण,
बाटू नृत्य, पल्लवी, थारीजाम और मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। गोटीपुआ के बारे में याद रखिएगा कि उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है जो मूल रूप से महाड़ियों मंदिरों की महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। आज युवा लड़के महाड़ियों की शैली में नृत्य करते हैं। गोटीपुआ शास्त्रीय ओडिसी नृत्य का एक अग्रदूत माना जाता है। तो गोटीपुआ एसोसिएटेड है किससे? ओडिसी से, याद रखिएगा। आगे है केलुचरण महापात्रा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, कि इनको जो ओडिसी के जनक कहा जाता है। या फिर पंकज चरण दास भी आप याद रखिएगा। ये जो है ओडिसी का जो आधुनिक स्वरूप है, ठीक है, ये होते हैं ओडिसी के जनक। बाकी ऐसे केलुचरण महापात्रा के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2000 में। एक्सपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला चीज़ तो कि जहाँ पर भी अगर मोहपात्रा और मोहंती देखने को मिले, ओडिसी से एसोसिएटेड होगा। इसके अलावा एक ट्रिक है, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। जैसे भूटान से आपका सगुन भूटानी हो जाएगा, प्रधान से गंगाधर प्रधान हो जाएगा, माधवी से माधवी मुदगल हो जाएगा, उड़ीसा से तो ओडिसी याद रखना है, विजय से विजयानी सतापति हो जाएगा, संजू हो जाएगा संयुक्ता पानिग्राही और साहू हो जाएगा सुधाकर साहू। ठीक है। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर केलोचन महापात्रा तो बता ही दिया, सुजाता महापात्रा हो जाएगा। ठीक है। लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, किरण सहगल, मायाधर राउत और इंद्रानी रहमान, ये सब आपके जो है एक्सपोनेंट है ओडिसी के। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर समा चकेवा, एक लोक नृत्य है जो भाई बहन समा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें भाई अपने बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह लोक नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका बिहार से है। ठीक है। बिहार के और कौन कौन से हैं? तो जाट जाटिन है, धोबिया है, झरनी है, कजरी है, विदेशिया, झिझिया, पाइका और छऊ, ये सब आपके बिहार के हैं। याद कैसे करिएगा? तो दो नटवे जाट जाटिन अपना सोहर खिला रहे हैं झूम के। तो जाट जाटिन याद रखिएगा, नित्य जाट जाटिन की दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसे मानसून के दौरान चांदनी रातों में मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। विदेशिया की बात करें तो ये नृत्य समाज के सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। झिझिया की बात करेंगे तो ये मिथिला भोजपुरी क्षेत्र और भारत नेपाल क्षेत्र में किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर जो है लालटेन को संतुलित करते हैं इसमें। झरनी याद रखना है कि बिहार के जुलाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है। जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़ा बनाता है। ठीक है। कजरी की बात करेंगे तो मानसून के मौसम के दौरान किया जाता है। नटवा जो होता है बिहार के चमार समुदाय जो करते हैं वो। सोहर खिलवाना का मतलब होता है मुख्य रूप से बच्चे को जन्म के समय ये किया जाता है। झुमेरी जो होता है वो कार्तिक माह जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है उसके दौरान यहाँ पर किया जाता है मिथिलांचल वाले में। बाकी असम का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। हरियाणा का देख लेते हैं। तो हरियाणा के पंचकुला की छोड़ियाँ डपली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे फाल्गुन से धमाल मचा रही है, तो इसका भी याद रखिएगा। धमाल हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, मंजीरा, फाग, लूड, डफ, खोड़िया, गुग्गा, ठीक है, सांग, ये सब आपका जो है हरियाणा का है। ठीक है। बाकी अदर एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है यहाँ पर, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ मैंने बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। पीडीएफ के लिए सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे, कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद के लिए समर्पित किया जाता है? तो छठ पूजा। ठीक है। बिहार का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा, याद रखिएगा। 80 नंबर, हरिपाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो हरिपाल ने संगीत सुधाकर जो है वो लिखा था। ठीक है। बाकी गीत गोविंद की अगर बात करेंगे तो ये जयदेव का द्वारा लिखा गया है। बाकी संगीत रत्नाकर की बात करेंगे तो ये आपका जो है सरंग देव ने लिखा है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो विशाख दत्त के द्वारा। मृच्छकटिका शूद्रक के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बाकी मृच्छकटिका के बारे में याद रखिएगा, द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से जाना जाता है इसको। बाकी अष्टाध्याय की बात करेंगे तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक में से एक है। कादम्बरी हर्षचरित के द्वारा, कादम्बरी और हर्षचरित जो हो गया वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है एक पोर्ट पोएट थे। आगे है 19 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। बाकी अगर हम बात करते हैं कि होता क्या है लिंगानुपात, तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों की संख्या है वो आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो 2001 में ये 933 था, 2011 में आपका 943 था। और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली यानी पुरुष का कितना यहाँ पर था, तो 51.454% था, 623.7 मिलियन। महिला का था 585.5 मिलियन, जो कि 48.46% था। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज, सबसे ज़्यादा आपका केरला में था 1084, उसके बाद तमिलनाडु था सेकंड नंबर पे। न्यूनतम की बात करेंगे तो हरियाणा में सबसे कम 879, जम्मू कश्मीर में उसके बाद है 879। यूटी में अगर बात करेंगे तो पुडुचेरी आगे है 1037, दमन दीव 618, या फिर सेकंड नंबर पे दादरा एवं नगर हवेली है। जिला की बात करेंगे तो माहे जो कि पुडुचेरी का एक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका जो है लिंगानुपात है, और दमन दीव में सबसे कम है। बाकी बच्चों का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 2001 में 927 था और 2011 में 919 था।
स्टेट वाइज देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर न्यूनतम हरियाणा में, यूटी में अगर बात करेंगे अंडमान निकोबार में सबसे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सबसे कम, जिला की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर आपका जो है यहाँ पर लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात जो सबसे ज़्यादा है, और झज्जर की बात करें जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ पर सबसे कम है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोरा मानक शर्तों के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम होगा और ना ही कितना ग्राम से अधिक होगा, तो 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा और ना ही 155.9 ग्राम से कम होगा। बाकी स्टंप की ऊंचाई याद रखिएगा कि इसमें जो 28 इंच का होता है। पहला ओडीआई कहाँ कब खेला गया था, तो 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। पहला क्रिकेट विश्व कप 4 साल के बाद यानी कि 75 में जो है खेला गया था, पुरुष वाला, और महिला वाला आपका जो है और पहले ही खेला गया था 1973 में ही। टेस्ट मैच की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि न्यूनतम 90 ओवर का टेस्ट मैच होता है, ठीक है। 15 ओवर प्रति घंटे की दर से आपको जो है ये करना होता है। भारत कब किया था जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी होता है, तो वो आपका मेज़बानी किया था 1987 में, 96 में, 2011 में, 2023 में, जिसमें से विजेता कब बना था तो 1983 और 2011 में बना था। बाकी क्रिकेट से एसोसिएटेड कुछ कुछ ट्रॉफीज़ है जैसे कि देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा गेंद की परिधि अगर पूछेगा तो ये आपको 22.5 सेंटीमीटर याद रखना है कि जो पेरीमीटर होता है गेंद का वो इतना होता है। बाकी जो पहला ओडीआई खेला गया था ना, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहाँ पर खेला गया था। बाकी T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे तो 2007 और 2024 वाला जो है भारत यहाँ पर जीता है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित जो लोग हैं उसके जो आत्मकथा है, जैसे कपिल देव की बात करेंगे तो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट है, सुनील गावस्कर की स्ट्रेट ड्राइव है, युवराज की टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की प्ले इट माई वे है, सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ है, ठीक है। बाकी कल वाला जो लेक्चर था ना उसमें गौतम बुद्ध का जो है गृह त्याग 30 वर्ष लिखा गया था, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा सुधारिएगा, 29 वर्ष यहाँ पर जो है होगा, ठीक है। 30 वर्ष में जो है महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को रिवाइज हो गया होगा अच्छे तरीके से। बाकी इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जल्दी जल्दी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। बाकी क्लासेस के अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। बाकी ये जो हैंड रिटन का पीडीएफ है उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको मिलेगा ये पीडीएफ, ठीक है। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।